जिनको टेक्नोलॉजी मिल नहीं पा रही थी, गवर्नमेंट आज उन तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाह रही है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसान ड्रोन यूज़ कर सकता है, बट कर रहे हैं। और मैं किसानों के पास जा रहा हूँ तो किसान का बच्चा आज जाके ड्रोन उड़ा रहा है कि राजा का बेटा राजा ना बने, लेकिन किसान का बेटा अब किसान जरूर बनेगा। तो वो एक माइंडसेट अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। किसान का बेटा अब एंटरप्रेन्योर बनेगा, सीईओ बनेगा। एग्जैक्टली। अरे माइगव साथीज, वेलकम टू इंडिया इनोवेट्स एट माइगव का लेटेस्ट सीरीज। आज हम यहाँ एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर आए हैं। मैं यहाँ के और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ ड्रोन्स देखकर, रोबोट्स देखकर। वी आर हियर एट डी टाउन रोबोटिक्स। हमारे साथ यहाँ है अविनाश, who is the founder and CEO of D-Town Robotics, and we have Manas here, who is also the founder and CTO of D-Town Robotics. Manas, Hi, this is Manas. welcome to MyGov। तो बातचीत शुरू किया जाए? Absolutely. चलिए लेट्स स्टार्ट। मानस, अविनाश, हमें D-Town Robotics के बारे में जरा बताइए। किस तरह आप लोगों ने शुरुआत की, जर्नी किस तरह की थी, बताइए जरा हमारे व्यूअर्स को। तो बेसिकली D-Town रोबोटिक्स स्टार्ट होने से पहले हमारी जर्नी एज अ इंथुजियास्टिक इनटू द रोबोटिक सेक्टर। तो हम लोग बेसिकली रोबोट्स खेलना, रोबोटिक कंपटीशन खेलना। और उस टाइम पे ऐसा था कि उतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन तब भी हम लोग उसी को अचीव करने की कोशिश करते थे। तो एक वन फाइन डे हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अगर हम अभी इतने लिमिटेड रिसोर्सेज से इन चीज़ों को बना सकते हैं, तो जब हमारे पास रिसोर्सेज हो तो हम किस तरीके से इस इनपुट को बढ़ा सकते हैं। दैट इज हाउ D-Town स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2018 में, जहाँ पे मैंने अविनाश ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 3 पीपल, और अभी हम 22 लोगों की टीम है जो अब एक कॉमन मिशन पे चलती है कि हम लोग डिफेंस और एग्रीकल्चर के लिए जो भी हैजार्ड्स थे या फिर जो भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस थी जहाँ पर ह्यूमन अभी भी फिजिकल इंटरवेंशन के थ्रू काम कर रहे थे, उन जगहों पर कैसे हम रोबोटिक्स और ड्रोन इकोसिस्टम के थ्रू एक एड प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनको रिप्लेस कर सकते हैं वाया मशीन्स। उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं इंडिया में। और वी आर प्राउड मैन्युफैक्चरर, और हम लोग ऑलमोस्ट 65% ऑफ द प्रोडक्ट इन ड्रोन्स और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन रोबोटिक्स कैटेगरी नाउ इंडिया में प्राउडली डिजाइन करते हैं। हमें जरा ये बताइए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है स्टार्टअप्स के लिए, किस तरह से उन पॉलिसीज ने D-Town रोबोटिक्स की मदद की? माइटी स्टार्टअप हब ने हम लोगों को सपोर्ट करा। तो सबसे बड़ा कह सकते हैं सपोर्ट माइटी स्टार्टअप हब ने हमें 2022 में दिया था। तो वहाँ से हम लोगों की एक मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट हुई। वो फंड 40 लाख रुपए का जब हम लोगों को मिला, वहाँ से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को बढ़ाना शुरू करा, चीज़ों को और ढंग से इम्प्रूव करना शुरू करा। बात करते हैं कि जिस टाइम पे हम लोगों को एडवेंट मिला, और हमारे लिए लकीली अच्छा रहा कि जब भी हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, उस टाइम पे वो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज थी जहाँ पे हमें सपोर्ट की जरूरत थी। तो हम लोगों को एक ग्रांट मिला 2022 में, विच इज कॉल्ड माइटी स्केल अप ग्रांट, जिसके थ्रू हम लोगों ने 40 लाख का ग्रांट विन किया, कंपीटिंग विद मोर देन 12,000 कंपनीज इन इंडिया। सो जिसका मेन मोटिव था कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको कमर्शियलाइजिंग स्टेज तक ले जाओ। सो हम लोगों ने वो ग्रांट विन किया, एंड हम लोगों ने जो 2 पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग एग्री डिफेंस कैटेगरी में बना रहे थे, उनको हमने स्केल अप से हमने उनको प्रोडक्शन की तरफ को लेके गए। साथ ही साथ माइटी के साथ जुड़ने से और माइटी के रिकग्निशन मिलने से फायदा हमें ये मिला कि हम लोगों के लिए वो एग्जीबिशंस, वो कॉन्फ्रेंसेस, वो कॉन्क्लेव्स खुल गई थी जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते थे। और प्लस हम लोग कस्टमर के इनपुट से एज अ यूजर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है इन प्रोडक्ट्स की तरफ को, उनको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को हमें इन प्रोडक्ट्स के ऊपर डालना है, ताकि हम इसको एक कमर्शियलाइज सक्सेसफुल मॉडल की तरह बिल्ड कर पाएं। वो एक बहुत बड़ा बूस्ट था कि हाँ, सरकार अब हम लोगों को सपोर्ट कर रही है और ये इकोसिस्टम हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे एक बड़ी जर्नी को क्रिएट करने में काम करेगा। ना कि सिर्फ पैसा कमाना इज़ इम्पॉर्टेंट, एक नया प्रोडक्ट, नया विजन और नई टेक्नोलॉजीज को इंडिया में डेवलप करना, वो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अविनाश, मानस, एज यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स योरसेल्फ, आप लोगों को क्या लगता है कि पिछले 5-10 साल में ये पैराडाइम शिफ्ट क्यों हुआ? भारत में टैलेंट हमेशा से रहा है, लेकिन ये जो स्टार्टअप बूस्ट हुआ है, ये पिछले 10 साल में क्यों हुआ है? इस पैराडाइम शिफ्ट की वजह क्या है? एक काम के लिए टीम जरूरी है, और उस टीम से भी काम कराने के लिए एक लीडरशिप जरूरी है। तो वो जो लीडरशिप एक्सपेक्ट है, मुझे लगता है वो चेंज हुआ है इतने सालों में, और वो पॉजिटिवली चेंज हुआ है। मतलब आज तक हम लोग इसको देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका विजन भी यही चीज कहता है कि जो ट्रेड टू मेक की जो पॉलिसी, जो ट्रांजिशन है, वो आपको दिख रहा है वो होता हुआ। प्लेटफॉर्म नहीं था अवेलेबल लोगों के पास। तो या तो ऐसा होता था कि पढ़ाई करने के बाद या तो उसको MNC कंपनी में जॉब करनी है या बाहर चला जाना है। जो पहले IITians या कॉलेज से पास आउट बच्चे पहले बाहर चले जाते थे या MNC कंपनी में जॉब करते थे, आज वो ही MNC कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
through their innovations. वरना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हाल फिलहाल में डीप टेक पॉलिसीज आई थी। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी कंट्री के कोई भी पॉलिसी के लिए स्टार्टअप से इनपुट भी लिए जा रहे हैं कि यार आपको क्या लगता है कि आप डीप टेक पे क्या एनहांस कर सकते हो जिससे कि लॉन्ग टर्म गेन हो या फिर और लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इन सब चीजों के लिए एक विजन की जरूरत है और ऑब्वियसली हमारे पास एक विजनरी है जो इस चीज को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। सो यस, a leader is important और that has been evident from the last 6 to 7 years और उसी वजह से मुझे लगता है कि हाँ, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प मिली है, rather than ये सिर्फ एक पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन बन के रहेगी चीज़ें। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे देख रहे हो आज के टाइम पे तो मुझे लगता है कि हाँ, इस पे बहुत ही पिवटल रोल है। मानस, अविनाश, आप लोग खुद यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है, ये जो रीसेंट मोस्ट बजट सेशन में 2024 के बजट सेशन में 1 लाख करोड़ का कॉर्पस अनाउंस किया गया फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स हु आर डीलिंग विद टेक, हु आर डीलिंग विद इनोवेशन, और वो जो लोन इस पे लेंगे उस पे 50 साल तक 0 to वेरी मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना मदद करेगा ये, कितना बूस्ट करेगा ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को? इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गेट। प्रॉब्लम क्या थी ना कि कैश फाइनेंसेस मैनेज करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, बैंक के पास भी जाते हैं, तो बैंक आपसे कहता है कि यार आप हमें कुछ कॉन्फिडेंस लाने के लिए यू कैन गिव अस एनी ऑफ द मॉर्गेजेस, या फिर आप हमें कोई भी तरीके की गारंटी दे सकते हो जिसके थ्रू हम आपको लीज दे पाएं या हम आपको फाइनेंस दे पाएं। जो करंट बजट आया इस पे हम लोग को 1 लाख करोड़ के करीब अनाउंस हुआ, जहाँ पर ये है कि इट कैन बी इधर इंटरेस्ट फ्री और इधर इट कैन बी एट द वेरी लो कॉस्ट। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे हम लोगों ने PMEGPI, PMKGP, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना चली जिससे स्टार्टअप्स को नर्चर करने में और उनको स्टार्ट करने में बूस्ट मिला, दिस विल बी वन ऑफ द मेजर एडिशंस टू इट। बिकॉज अभी या तो इंडिया में स्टार्टिंग में ग्रोइंग स्टेज पे हैं स्टार्टअप या एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो बीच की स्टेज होती है ना वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है ये जो फाइनेंस का सपोर्ट बैकिंग आएगी ना, ये उस स्टेज को क्लैरिफाई और रेक्टिफाई करने में बहुत मदद करेगी, जहाँ पर कोई भी छोटा जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर है वो एक बड़ी कंपनी बनने का तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यस, इट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो बेसिकली जो हमने 1 लाख करोड़ का डीप टेक को फंड अनाउंस हुआ है, तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ बना के मार्केट में दे सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास सबसे बड़ा कंस्टेंट एक आइडिया के बाद पैसा ही होता है, जहाँ पे वो चीज़ बनाने के लिए मेरे को चाहिए होती है। तो कई स्कीम्स हैं, DST की निधि प्रयास हो गई, या क्या कहते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, आइडिएशन डेवलपमेंट, गो टू मार्केट डेवलपमेंट। धीरे धीरे क्या हुआ है, जब फंड्स और अनाउंस होना शुरू हुए तो IDEX आ गया, कई डिफेंस के चैलेंजेस आना शुरू हुए। धीरे धीरे ये सब चीज़ें, जैसे अब शार्क टैंक अगर देखेंगे इंडिया के अंदर, तो हम लोग शार्क टैंक में भी गए। हम लोग इंडिया का पहला एक शो लॉन्च हुआ था अमेजॉन प्राइम, वहाँ पे भी गए और वो वहाँ पे जाके प्रोडक्ट दिखा पाए। तो वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए जो फंड्स थे, हमारे पास कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो फंड्स जहाँ पे जब हमें मिले और उसके बाद हम लोगों ने जब चीज़ें बना के मार्केट में दी और वो फिर मार्केट के लोगों ने कंज्यूम करना शुरू करी, तो जो बीच का गैप था कि पहले बैंक्स स्टार्टअप्स को पूछते नहीं थे, क्योंकि वो सबसे लीस्ट मेथड होता था बैंक से लोन लेना और उसके बाद एक स्टार्टअप शुरू करना, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा होता था कि एक्चुअल में कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाती थी। तो हमने सुना है कि स्टार्टअप स्टार्ट करने के टाइम ये काफी होता था पहले कि कभी चाचा से पैसे ले लिए, कभी फूफी से पैसे ले लिए, कभी बाजू वाले नत्थू हलवाई से पैसे ले लिए। तो ये एक्चुअली होता था, और अब जो ये ग्रांट अनाउंस हुआ है, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस अनाउंस हुआ है, ये कितना मदद करेगा और उस तरह लोन और उस तरह कैपिटल जनरेशन कितना बंद हो जाएगा और कितना आसान हो जाएगा अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो ये बेसिकली ये तरीके थे, ये अभी भी हैं, ये प्रिवेल करते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बट क्या है कि इनको ऑन पेपर करने में फिर कंपनीज के लिए बहुत सारी कंप्लायंसेस आ जाते हैं। बेसिकली ये होता था कि जब हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कोई भी अगर इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखता है कि एक्टिव पार्टिसिपेंट कितने हैं। तो अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट उसको कंपनी के अंदर दिखते हैं तो तब जाके वो पैसा लगाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर नॉन एक्टिव पार्टनर यानी चाचा, भतीजा, मामा, अगर वो लोग हमारी कंपनी के अंदर होते और उसको ये दिखता है कि यार काम तो 2 ही लोग कर रहे हैं और बाकी अगर कंपनी ग्रो करेगी तो बेनिफिट तो पीछे वालों को भी होगा, तो इस वजह से ना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था कंपनीज को। लेकिन ये फंड्स और ये इकोसिस्टम और ये जो ग्रांट्स हैं और ये सारी चीजें हैं, ये एक्चुअल में एक स्टार्टअप को स्टैंड अलोन खड़ा करने के लिए काम आती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टार्टअप्स पे मुझे लगता है एक अच्छी ही बात है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके लिए कोई एंड यूजर है, आपके लिए एक नया रिसोर्स खोल रहा है जहां पर आप बिजनेस कर सकते हो। आपको सपोर्ट, स्ट्रक्चरिंग, मेंटरिंग सब कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से।
तो इससे ज़्यादा स्टार्टअप को क्या चाहिए बेसिकली, वो अपना काम कर सकता है वरी फ्री। तो टिल यट अगर मैं अपनी ही बात करूं, डी टाउन रोबोटिक्स की बात करूं, हम लोगों ने अपने फादर से भी आज तक 1 रुपया नहीं लिया है इस कंपनी के अंदर। तो ये पूरा स्टैंड अलोन DST के फंड से स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद माइटी स्टार्टअप हब ने हमें फंड्स दिए, IIT रुड़की ने हमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दी, वो हमारा पहला इन्वेस्टर बना। तो ये सब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी ना, तो हमारी कैप टेबल बिल्कुल क्लीन है। तो अब जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो खुश हैं कि हाँ, अगर ये एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और ये डीप टेक पे काम कर रहे हैं। एक तो रिस्क है, डीप टेक पे काम करना सबसे मेजर ये रिस्क है कि कल के दिन ये सारे लोग रिलाई होंगे गवर्नमेंट्स के लिए ही। पीएम मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है उसने कितना इन्फ्लुएंस किया है डी टाउन रोबोटिक्स के स्ट्रैटेजीज को? बेसिकली अगर आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो भी विजन है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आई है डिजिटाइजेशन, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। और हम लोग जो हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में हैं, ड्रोन्स रोबोटिक्स की। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स थी कि जितना डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी टू वर्क क्लोजली विद गवर्नमेंट एंड टू एक्चुअली सॉल्व रियल केस सिनेरियोज। दूसरी चीज़ ये थी कि आत्मनिर्भर भारत के एंड पे जितनी भी पॉलिसीज आई, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना हो, चाहे वो कृषि से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हो, चाहे वो अटल मिशन हो, जिसके थ्रू हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर देखा कि एक बहुत ही वास्ट ड्रास्टिक फील्ड आया। तो जितना मैं समझ पाया उन चीज़ों को, जो पहले एक एडवेंट हुआ करता था कि आप कॉलेज जाओ, पढ़ो और उसके बाद आप जॉब कर लो, उस चीज़ को ट्रांसलेट करके अब ये हो गया कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो एंडलेस है इंडिया में रहते हुए भी। अगर आप देखते हैं कि 2013-14 के बाद से आपके पास क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई। आपको UPI मिला, आपको फास्टैग मिला, आपको लैंड डिजिटाइजेशन मिला, आपको सीमलेस पेमेंट्स मिली, आपको हर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है कि कैसे हम लोग एक स्मार्टर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया अभी भी एक प्रोग्रेसिव स्टेज पे है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड अब कॉम्पीट करने लगे हैं हर एक कंट्री से इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। ये क्यों हो पाया है? क्योंकि वो एक प्रोसेस थी। अगर हम आज के टाइम पे कागज कलम लेके बैठे होते कि हमें हर एक चीज़ को मैंडेट रिक्वायरमेंट में लिखना है, तो मुझे लगता है कि अभी जिस पोजीशन पे हम लोग हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, हमें आने वाले 10 और साल लग जाते हैं उस चीज़ तक अचीव करने के लिए। डी टाउन रोबोटिक्स को कैसे कंट्रीब्यूशन करने में हेल्प मिली? तो हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो रोबोटिक्स और ड्रोन्स, बेसिकली डिफेंस और एग्रीकल्चर पे हम लोग पुश करते हैं। और इन दोनों टेक्नोलॉजीज की तरफ गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाया है टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम स्टार्टअप, फ्रॉम द इनोवेटर्स हु मेक दीज टेक्नोलॉजीज कम इनटू रियलिटी। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी की बात होती है, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ आपका एक पर्टिकुलर थॉट है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए और अगर कोई मुझे ये चीज़ बना के देता है तो हम लोग इसको प्रोक्योरमेंट की स्टेज तक लेके आ सकते हैं। दैट इज व्हाट द सपोर्ट वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट की जो भी उन्होंने एक यूज केस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी, हमने उसके लिए सॉल्यूशंस क्रिएट करे एंड देन दे बिकेम द वेरी फर्स्ट बायर्स फॉर दोस टेक्नोलॉजीज। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई बना सकता है, लेकिन उसको बेचने की जो कला है ना वो बहुत ज़रूरी है कमर्शियल मार्केट प्लेस में आने के लिए। और वहीं जब आपको गवर्नमेंट पहला कस्टमर मिल जाता है तो आपको एक अच्छा बूस्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी टेस्टिंग जो होती है प्रोडक्ट्स की, या आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो क्वालिफिकेशन होती हैं, जो एश्योरेंस होती है, वो सारी चीज़ें अंडर वन अम्ब्रेला चेक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये डिजिटलाइजेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट चीज विच आत्मनिर्भर भारत हैज़ ब्रॉट अपॉन टू इंडिया। और वो आज के टाइम में मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडिया, मेड बाय इंडिया का जो थॉट है वो अब लोगों के दिमाग में आने लगा है और वो इसको आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि एक नए स्केल में अपलिफ्ट कर लेगा। और सबसे मेजर एक चीज़ था कि टेंडर प्रोसेस जो हम लोगों को गवर्नमेंट में पहले बहुत टीडियस था। प्राइम मिनिस्टर ने जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च करा तो वो टेंडर प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब बड़े बड़े टेंडर्स भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आते हैं और किसी ने ये नहीं सोचा था कि MSME और स्टार्टअप एग्जेम्पशन जो EMD का बर्डन होता है, एक बर्डन होता है एक टेंडर भरने के लिए कि अगर 10 करोड़ का टेंडर है तो उसका 2% आपको EMD भरना पड़ेगा। उतना पैसा अगर मेरे पास होता तो फिर तो मैं क्या कहते हैं बड़ी कंपनी होता। अब वो एग्जेम्पशन जब से मिल गया ना तो आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट ऑन दैट। आपने ई मार्केट की बात करी, आसान भाषा में थोड़ा व्यूअर्स को समझा देते हैं। ई मार्केट बिडिंग इज बेसिकली वो टेंडर बिड जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। पहले जो बहुत जद्दोजहद वाला काम था अब काफी आसान है। हल्का सा समझा दीजिए कैसे होता है वो। तो बेसिकली पहले होता था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेंडर निकालता था तो वो टेंडर क्लोज मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, या तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाइए वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालिए, उनके डिपार्टमेंट से आपको टेंडर निकालना होता था, या आप क्या कहते हैं उनका एक पोर्टल होता है, हर एक डिपार्टमेंट का डिफरेंट पोर्टल थे। अब उन सारे पोर्टल्स को छानना और उसमें से एक टेंडर फाइंड आउट करना, देन उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा कराना, EMD जमा कराना, ये सब चीज़ें। और ये सब कुछ मैनुअली ये सब कुछ मैनुअली था। अब
नाउ अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में रजिस्टर्ड होना, उसमें आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग पे जमा करने होते हैं। देन उसके बाद आप एज एन OEM या एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब पहले से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपके MSME और सारे स्टार्टअप एग्जाम्शन उसके अंदर आ गए। अब सिर्फ एक सिंगल पोर्टल है सारे डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पे आपको टेंडर मिलेगा। तो आपको जस्ट डिपार्टमेंट सर्च करते रहने हैं, वहाँ से टेंडर्स देखते रहेंगे आप, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपने टेंडर डाउनलोड करा, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन भी है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं वो भी है। आपने सब कुछ ऑनलाइन करा और उसके बाद सबमिट करके टेंडर पार्टिसिपेट कर लिया। वो बिडिंग भी तो वो बेसिकली आसान भाषा में समझेंगे तो वो अमेजोन है गवर्नमेंट का। AI, robotics, metaverse, augmented reality, so much is happening in the tech world. पर आगे क्या? What does the future hold? 2024 में what are going to be some of the things जो tech world में headline create करेगी? ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स विल बी द अदर की प्राइमर फैक्टर जो अभी एक्चुअल डिसरप्ट करेगा मार्केट को, बिकॉज ये दोनों टेक्नोलॉजी ऐसी है ना जिसका कोई सेक्टर एग्नोस्टिक पैरामीटर नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलरली एक ही इंडस्ट्री में पुल इन होगा। तो यू टेक हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, रिटेल, ई कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, यू नेम इट, आपको दिखेगा कि वहाँ पे इन चीज़ों का टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया है। दूसरा मुझे लगता है कि हाँ, ड्रोन्स एक बहुत ही नेव स्टेज पे हैं अभी। हालांकि पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं कि इंडियन कंपनीज अब इन चीज़ों को बनाना शुरू कर रही हैं, बट अभी जो बूम है ना वो आने वाले 5 साल में आपको दिखेगा। ऑल्सो रोबोटिक्स में क्या था कि आज तक चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट होती थी, पीछे से मेंटेनेंस नहीं थी, सर्विसेज नहीं थी, प्रायर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, मेजोरिटी जो कंज्यूमर थे या जो ट्रेडर्स थे वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे। अब चीज़ें यहाँ बननी शुरू हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बननी शुरू होंगी ना तो वैसे से कस्टमर के पास भी एक ट्रस्ट रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें टाइमली मिल सकती हैं। तो इसका जो एडवेंट है ना अभी वो बहुत बड़े लेवल पे इम्बार्क करेगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसान ड्रोन यूज करेंगे, बिल्कुल बट कर रहे हैं और कर रहे हैं। जिनको टेक्नोलॉजी मिल नहीं पा रही थी, गवर्नमेंट आज उन तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाह रही है इस टाइप की। तो बहुत ये चीजें हम ही कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हम ना बैकएंड पे सोचते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार हमारे टाइम पे, स्कूल टाइम पे कभी ऐसी चीजें कभी मिले नहीं। वो ब्लैक बोर्ड और वो हम लोग लगता है हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से हैंड होल्डिंग नहीं मिली या फिर एक ही स्कीम के अंदर हैंड होल्डिंग नहीं मिली। हम लोग प्राउडली कहते हैं कि अभी हमारे पास DST, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, एज वेल एज फ्रॉम यूनियन कमीशन विच इज अंडर iHub, तीनों जगहों से हमारे पास रिकॉग्निशन है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में इट हैज बीन वेरी एडवेंट कि गवर्नमेंट क्या रोल करती है, रोल प्ले करती है किसी भी पॉलिसी को ग्राउंड लेवल तक अडेप्ट करवाने के लिए। आज के टाइम पे अगर हर जगह पे टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पहुंचा है, टेक्नोलॉजीज पहुंची हैं, तो मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो पॉलिसीज राइट टाइम पे पुश नहीं की जाती तो वो चीज इतनी बड़ी नहीं हो पाती। कम्युनिकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक आप हर जगह पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ही बड़ा लीप कवर किया है इंडिया ने पिछले 7-8 सालों में, कि कैसे आप खुद घर बैठे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कैसे आप अपने स्मॉल स्केल आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप गवर्नमेंट की मदद लेके उस चीज को एक बड़े लेवल तक एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होता अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर मी इन इंडिया, मुझे लगता है कि हाँ, करंट गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है, जहाँ पर ना ही एजुकेशन बट इंफ्रा, मेडिकल, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स सब कुछ ग्रो किया है। और मुझे लगता है इसलिए वो बाय पार्टी रहा है कि यूजर भी ग्रो कर रहा है और प्रोवाइडर भी ग्रो कर रहा है, और ये इकोसिस्टम डेवलप करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज था इन्हें। हमारी गवर्नमेंट बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो ये तो टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो गया, वो हर एक सेक्टर पे किसान भी ड्रोन यूज़ कर रहा है, ट्राइबल बच्चे भी आजकल उस लैब को यूज़ कर पा रहे हैं जो कि बेसिकली पहले बड़े बड़े स्कूल्स में होती थी। अगर 59 मिनट का मैं लोन स्कीम देखूं तो जो पहले ठेले लगाते थे आज वो अपनी शॉप खोल के एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। How does it make you guys feel? Not as young entrepreneurs, but as young Indians. भारत पिछले 10 साल में 11वीं सबसे ताकतवर इकोनॉमी से अब बन चुकी है 5वीं सबसे ताकतवर इकोनॉमी पूरी दुनिया में, and it's on its way to become the third most strongest economy in the world. How does that make you feel as young Indians? मैं किसानों के पास जा रहा हूँ तो किसान का बच्चा आज जाके ड्रोन उड़ा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एक स्लोगन भी रखा था कि राजा का बेटा राजा ना बने लेकिन किसान का बेटा अब किसान जरूर बनेगा। तो वो एक माइंडसेट अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। किसान का बेटा अब एंटरप्रेन्योर बनेगा, CEO बनेगा। एग्जैक्टली। तो वो सब चीजें जब एविडेंट हो रही है ना देखने के बाद, तो हमें प्राउड है कि एक्चुअल में हमारा इंडिया एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि अविनाश ने बताया कि यस, पहले तक इंडियंस बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे, बल्कि मैं खुद बाहर रहा हूँ। तो मैं साउथ कोरिया रहा हूँ
फॉर सम ऑफ द वर्क्स। तो जो मैंने पहले नोटिस किया था कि यार यहाँ पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतना अगर हम इंडिया में बनाते तो कब होता पूरा। अभी कट शॉर्ट टू दिस टाइम जहाँ पे हमारे को पता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं और अब हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो फीलिंग बहुत ही नेचुरल है। और हमें लगता है कि यस, थर्ड नहीं, हम लोग फर्स्ट कंट्री के लिए भी एम कर सकते हैं आने वाले 5 सालों में। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, स्काई इज द लिमिट एक्चुअली फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियंस हमेशा से जाने जाते हैं फॉर टेक्नोलॉजी, और मुझे लगता है कि आने वाले जो साल होंगे, मोस्ट प्रोबेबली टिल 2030, कुछ ड्रास्टिक रेवोल्यूशंस होंगे, कुछ ड्रास्टिक इनोवेशंस होंगे फ्रॉम इंडिया, जिसके लिए इट विल मेक पीपल एडमायर कि वी शुड गो एंड वर्क इन इंडिया एक्चुअली। बाहर से हम लोग इंडिया एब्सोल्युटली। रैपिड फायर क्वेश्चन, एकदम क्विकली आप लोगों को बताना है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब पीएम मोदी। लेजेंडरी। A good leader. Ladies and gentlemen, this was India Innovates at MyGov. We had the founders, the visionaries behind D-Town Robotics. Manas, Avinash, it was an absolute pleasure to talking to you guys. आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, एंड कीप वॉचिंग MyGov for more such exciting content just like this. This is me, Korak Roy, signing off. अगले वीडियो में मिलते हैं।